इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का करंट अफेयर्स, जिसमें कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स भी कवर होगी। ये पूरी की पूरी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है। इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है विद रिगार्ड टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स, ठीक है। और इन पर्टिकुलर आर्टिकल्स में हमारा जो मोटिव रहेगा देखने का कि कौन कौन से हमारे जो बजटरी प्रोविजंस हैं, पहले हम उसको देखते हैं। जैसे कि आर्टिकल 112 जो है बात करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। याद रखने का कि बजट जो है वो नहीं डिस्क्राइब किया कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में। बजट वर्ड जो है वो हम बोलते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिफाइन किया गया है वो डिफाइन किया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमें इसी के ऊपर ही फोकस करना है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 113 के बारे में, जो कि बात करता है डिमांड फॉर ग्रांट्स के बारे में, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 110, जिसने आपको सुना ही होगा मनी बिल, ठीक है। तो एक तरह का ये फाइनेंस बिल होता है जो कि आर्टिकल 110 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है जो बजट के से आपसे पूछ सकते हैं। फिर नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो बात करता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन हुआ है, तो जिससे हमें जो है अपना जो है नेक्स्ट 15th वाइस प्रेसिडेंट हमें याद रखना है कि कौन सा मिला है, 15th वाइस प्रेसिडेंट मिला है। और करंट उसका नाम क्या है, CP राधाकृष्णन, ठीक है। तो ये हमारे करंट जो है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनका नाम है। इनका हमें याद रखना है। इसके अलावा कि उनका इलेक्शन कैसे होता है, कौन सा आर्टिकल में आता है। आर्टिकल 68 जो है वो बात करता है आपका इलेक्शन के रिगार्डिंग, और ठीक है। तो और फिर हमें पता है हम इलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं आर्टिकल 68 में, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। तो जब भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन होता है तो उसमें बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट जो है उसमें इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं वो, ठीक है, बोथ हाउसेज ऑफ, ठीक है, कैसे इलेक्ट करते हैं इनको, बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो उसमें आपके इलेक्टेड और नॉमिनेटेड जो भी होंगे सब कुछ उसमें इंक्लूडेड होगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं रेजिग्नेशन के बारे में। तो रेजिग्नेशन में क्या होगा आपका, रेजिग्नेशन में आपके जो अगर देना होगा वाइस प्रेसिडेंट को तो वो किसको दे सकते हैं, प्रेसिडेंट। एक चीज़ याद रखना, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेस पार्टिसिपेट करते हैं, और साथ ही साथ आपके जो स्टेट्स होते हैं जिसमें आपका यूनियन टेरिटरी है दिल्ली एंड पौंडीचेरी, उसके भी इलेक्टेड मेंबर्स करते हैं, और साथ ही साथ जितनी भी आपके स्टेट्स हैं वो भी आपके पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट वोट करते हैं। ये आपको एक डिफरेंस पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं मिनिमम एज की। अगर हम बात करें तो जो मिनिमम एज है वो आपकी कितनी है, 35 ईयर्स। अगर आपको प्रेसिडेंट का इलेक्शन करना है कंटेस्ट, तो आपकी मिनिमम 35 एज होनी चाहिए, और आप क्वालिफाइड होने चाहिए टू बी द पार्ट ऑफ राज्यसभा। और प्रेसिडेंट के लिए क्या होता है, लोकसभा, ठीक है। तो नाउ मूविंग हेड, तो आपको ये प्रेसिडेंट के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में और प्रेसिडेंट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो इस रिगार्डिंग कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है, अब हम बात करेंगे 130th अमेंडमेंट एक्ट की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले तो पूछ सकते हैं कि ये अमेंडमेंट किस रिगार्डिंग बात करती है। ये जो अमेंडमेंट है बात करती है कि कोई भी मिनिस्टर जो है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर या आपका चीफ मिनिस्टर, सेंट्रल या स्टेट हायर मैटर्स, तो अगर वो 30 कॉन्सिक्यूटिव डेज तक किसी भी जुडिशियल कस्टडी में या फिर किसी कस्टडी में रहता है, ठीक है, तो उसको अपनी उस पोजीशन से रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई मिनिस्टर है तो उसको प्रेसिडेंट रिमूव करेगा ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स की जो कि इस ड्यूरेशन में हम निकाले हैं। तो सबसे पहले है इंडियन पोर्ट्स एक्ट को 2025 में आया है ये। इसने रिप्लेस किया है आपका जो बहुत ही पुराना एक्ट था, इंडियन पोस्ट एक्ट 1908 का। तो इस पर्टिकुलर एक्ट को इसने रिप्लेस किया है। उसके बाद इससे होगा क्या, इस एक्ट से इससे क्या होगा, आपकी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन मैरीटाइम सेक्टर को प्रमोट करेंगे। साथ ही साथ ये इस्टेब्लिश करेगा एक न्यू बॉडी को जिसका नाम है मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, ठीक है। और इसको ये आपको इसमें ये तो होगा कि कौन सी बॉडी को इस्टेब्लिश करेंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल को चेयर कौन करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चेयर का पूछ लेते हैं अक्सर एग्जाम में। तो इसको जो चेयर करेगा वो आपका करेगा मिनिस्टर्स ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इनकम टैक्स एक्ट 2025, जिसने आपका जो 60 ईयर्स का पुराना एक्ट था 1961 का उसको रिप्लेस किया है, और ठीक है उसको अमेंड किया बेसिकली, ठीक है। और एक न्यू एक प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया है जिसका नाम है न्याय। ये जो एक्रोनिम है न्याय, जस्टिस, ये आप ज़रूर याद रखेगा। और अब हमारा जो फाइनेंशियल ईयर जो टैक्स ईयर होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होगा, जिसने प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट था हमारा प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, इसको हम रिप्लेस कर देंगे विद रिगार्ड टू दिस।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि दूसरा इसमें TDS प्रोविज़न आया है कि जो आपका आर्टिकल 19(4) जो है बात करता है 1% TDS कटेगा ऑन एनीथिंग जो कि एक्सीड करता है 50,000 रुपीज़। तो ये आप याद रखने का। नेक्स्ट बात करते हैं बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें जो है आपकी सब्सटेंशियल लिमिट जो पहले 5 लाख की थी वो अब 2 करोड़ रुपए की हो गई है, ठीक है। और नेक्स्ट जो दूसरी चीज़ बात करते हैं कि अगर आपको कोई भी कोऑपरेटिव बैंक का जो डायरेक्टर होता है उसका जो टेन्योर्स है एक्सेप्ट चेयरमैन और होल्ड टाइम जो डायरेक्टर्स है उसका जो 8 साल से 10 साल तक का कर दिया है, और आपको नॉमिनीज जो है मैक्सिमम 4 बनाने की अलाउड हो गई है, ठीक है, लॉकर्स में। अब हम बात करते हैं कुछ लेबर कोड के बारे में। लेबर कोड में जो 29 एग्जिस्टिंग सेंट्रल लेबर लॉस थे उनको 4 वेजेस में 4 उसमें एक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया है, जिसमें आपका वेजेस एक्ट 2019 हो गया, 2019 हो गया, सोशल सिक्योरिटी 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशन 2020 और ऑश 2020। तो आपको पहले इतने सारे एक्ट्स पढ़ने पड़ते थे, तो अब वो सारे 29 एक्ट्स को हमने सिर्फ 4 कोड्स में कन्वर्ट कर दिया, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो इससे भी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के अलग अलग एक्ट्स से उसको एक ही में कंपाइल कर देंगे तो हमारे पढ़ने में भी बहुत आसानी रहेगा, ठीक है। और सबसे पहले ऑश कोड रिफॉर्म में जो है आपकी जो ओवर टाइम लिमिट थी पहले से 50 घंटे ही आप एक क्वार्टर में कर सकते थे, उसको इंक्रीज़ कर दिया है 125 आवर्स पर क्वार्टर, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इसमें। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। सबसे पहले सेंसस के बारे में बात करेंगे। सेंसस में भी बेसिकली हमने कास्ट का जो सेंसस है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो कास्ट का जो सेंसस हुआ था वो आपका OBCs के लिए हुआ था, ठीक है, 1961 में हुआ था, ठीक है, 1961 में। और दूसरी चीज़ जो है इसमें फिर जो डाटा कलेक्ट किया था लेकिन वो 41 में हुआ, लेकिन उसको पब्लिश नहीं किया गया। फिर 1951 से 2011 तक सिर्फ SC ST का ही डाटा कलेक्ट किया था और पब्लिश किया था, OBC का डाटा कलेक्ट नहीं किया था। तो फिर 2011 में सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस होते हैं 2011 में, ठीक है, और जिसको भी येट पब्लिश नहीं करते हैं। तो फिर गवर्नमेंट का क्या स्टैंड था, क्यों नहीं पब्लिश करते? तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम कास्ट वाइज पॉपुलेशन अदर देन SC ST को हम पब्लिश नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपका इसमें प्रॉब्लम था। अब सबसे पहले जो ऐसी जो कौन सी स्टेट थी जिन्होंने जो आपने ओन कास्ट सेंसस किया वो है बिहार 2023 में किया। अब हम लैंग्वेज एंड कल्चर के बारे में बात करते हैं। आपको पता है हमारी जो लैंग्वेजेस है कौन से शेड्यूल में है, शेड्यूल 8 में है, 24 लैंग्वेजेस है। तो हमारी जो 11 लैंग्वेजेस है वो कौन कौन सी है उसमें इंक्लूड होती है तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, पाली एंड संस्कृत एंड मराठी, असमीज एंड बंगाली। इसमें इंग्लिश और हिंदी इंक्लूडेड नहीं है, याद रखने का, ठीक है। और सबसे पहले एक मिशन स्टार्ट हुआ है भाषणी मिशन, जिसमें मिजोरम जो है फर्स्ट नॉर्थ इंडियन स्टेट बना है जिसने MOU साइन किया टू प्रमोट मल्टी लिंग्विस्टिक प्रोविजंस, ठीक है। तो आपके उसमें होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं पंचायती राज। पंचायती राज आपका शेड्यूल 11 के बारे में बात करते हैं। फिर इसमें क्या है, इसने पंचायती राज एडवांसमेंट इंडेक्स, एक पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स जो है वो आया है। तो ये पूछ सकते हैं आपसे ये कौन सी मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किया है? ये रिलीज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। और क्यों करा है? टू असेस द प्रोग्रेस ऑफ SDG। अगर आपको इस पूरे के पूरे उसका PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मैं आपको इसका पूरा का पूरा PDF शेयर कर दूंगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऐसी कौन सी जो इसमें जो पंचायती राज का जो आपका पंचायत असेसमेंट इंडेक्स जो है जो रिलीज़ किया है, इसमें फ्रंट रनर्स कौन है? गुजरात और तेलंगाना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप 5 स्टार मार्क कर लीजिए, ये आ सकता है आपको। अब बात करते हैं हम दूसरे टॉपिक के बारे में, सोशल सिक्योरिटी एंड लेबर के बारे में, ठीक है। अब इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले कि आपका कौन सा बॉडीज़ जो है इसमें इन्वॉल्व है, डाटा पोलिंग वगैरह। सबसे पहले क्यों किया जाता है? ताकि सोशल सिक्योरिटी डाटा जो है वो कर सके गवर्नेंस। एक ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव है फॉर स्टैंडर्डाइजिंग सोशल सिक्योरिटी डाटा। ये किसने बॉडीज़ कौन कौन सी इन्वॉल्व है इसमें? आपकी जो बॉडीज़ इन्वॉल्व है वो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ठीक है, और दूसरा लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और आपका ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका रेलेवेंस क्या है? क्यों है? टू हार्मोनाइज द डाटा टू इम्प्रूव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब हम बात करते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में। तो आपका फेडरलिज्म एंड सेंटर स्टेट रिलेशन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने अपनी स्टेट्स में ये बोला है कि आप जो है और बच्चे पैदा कीजिए। ऐसा क्यों बोला है? ताकि आपके जो स्टेट में अगर आपकी पॉपुलेशन कम होगी तो आपको क्या होगा, आपकी वहाँ की जो सीट्स होंगी वो भी कम हो जाती है। तो आपको जो डिलिमिटेशन के फियर से उन्होंने बोला है कि अपने जो है और ज़्यादा आप एक बच्चे जो है और ज़्यादा पैदा कीजिए और बच्चे प्रोड्यूस कीजिए।
तो इसलिए ये बोला गया है। तो और इससे क्या होगा, अगर आपकी स्टेट की पॉपुलेशन बढ़ेगी, इससे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, आपको आपकी पार्लियामेंट की सीट्स भी बढ़ेंगी। और दूसरी बात, आपकी जो स्टेट को जो फाइनेंस कमीशन जो है आपका टैक्स वो करता है, डिवोल्यूशन करता है कि आपको कौन से स्टेट को कितना पैसा मिलेगा। तो डिपेंड करता है वो कितना मिलेगा, वो पॉपुलेशन के ऊपर। तो अगर आपके पास ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो ऐसा उन्होंने बोला है। तो अब हम बात करते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में। नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी है जो है आपकी 2025 में ये बन रही है, और इसमें जो है 48 मेंबर्स की ये कमेटी बन रही है, और इसको कौन लीड कर रहा है, सुरेश प्रभु लीड कर रहे हैं। इसी तरह में एक यूनिवर्सिटी भी बन रही है, और उस यूनिवर्सिटी का नाम है त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी, जो कि गुजरात में बन रही है। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि कौन सी कमेटी है आपकी। 48 मेंबर्स की कमेटी है जिसको सुरेश प्रभु आपका लीड कर रहे हैं, और दूसरा आपकी जो यूनिवर्सिटी बन रही है वो है त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी, वो कहाँ बन रही है, गुजरात में बन रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी जीएसटी काउंसिल के बारे में। जीएसटी काउंसिल जो है, अब उसने क्या किया, अगर आपकी जो भी जीएसटी, आपको पता होगा कि आपकी इंश्योरेंस में, हेल्थ सेक्टर में जो है जीएसटी हट गया है, तो अब 2 टायर बना दिए। पहले आपका जो आपका स्लैब्स होते थे 12%, 18%, ये सब इस तरह के होते थे, इन सबको रिमूव कर दिया। अब सिर्फ 2 हो गए, 2 टायर 5% एंड 18%। ठीक है, आपका इंश्योरेंस से हट ही गया है। तो बाकी के जो आपके 12%, 28 का स्लैब्स है, बहुत सारे को वो चीज़ें हटा दी गई है। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। ऐसे क्यों किया, ताकि आपका जो फाइनेंशियल बर्डन है लिटिगेशन वगैरह का, वो आपका कम हो जाए। और आपको मैंने बता ही दिया है कि लाइफ इंश्योरेंस पर और आपका हेल्थ सेक्टर पर, हेल्थ इंश्योरेंस से इसका हट गया है। अब हम बात करते हैं कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में सबसे पहले आपका यूपीएस के और एनपीएस के बहुत टाइम से ये डिस्प्यूट चलता रहता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बारे में। तो इन्होंने क्या किया, एक यूपीएस लेकर आए हैं। यूपीएस मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आए हैं, जिसमें आपको 50% बेसिक जो आपकी सैलरी होगी अगर लास्ट 12 मंथ्स में, अगर और आपने 25 ईयर्स की सर्विस कंप्लीट करी है, तो आपको मिनिमम 10,000 की पेंशन मिलेगी। दूसरा, अगर फैमिली पेंशनर्स बनते हैं तो उस केस में 60% जो भी आपका अमाउंट ऑफर्ड हुआ था ऑन द डेथ ऑफ पेंशनर, तो वो भी आपको मिलेगा। तो ये आपका यूनिफाइड पेंशन स्कीम में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हुआ है। और दूसरी फिर हम बात करें कुछ कमेटीज़ जो है गवर्नेंस के ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट केलकर कमेटी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस कमेटीज़ के ऊपर से यूपीएससी का बहुत क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली ईपीएफओ, या फिर आप अगर यूपीएससी भी देखेंगे आपका सिविल सर्विसेज में, उसमें भी काफ़ी आते हैं। तो केलकर कमेटी में आपका किस चीज़ के ऊपर है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर। कोटक उदय कमेटी जो है आपका सेबी ने बनाई थी टू रिकमेंड रिफॉर्म्स इन आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। फिर आपको एक याद रखना है मिशन कर्मयोगी। ये मिशन कर्मयोगी ट्राइबल, ये जो है ये याद रखना, आदि कर्मयोगी अभियान जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने बताया कि ताकि आपके जो ट्राइबल एरियाज़ है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, उसमें गवर्नेंस को और आपकी सर्विसेज को अच्छा एफिकेसी उसमें प्रोवाइड किया जा सके। फिर हम कुछ इंटरनेशनल पॉलिटी एंड अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो आपका यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें कुछ न्यू नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं 2016-27 के लिए, 26-27 के लिए, 2026 और 27 के लिए। कौन कौन है आपको इसका नाम पता होना चाहिए, पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लताविया, कॉन्गो, ब्राह्मीन, कोलंबिया एंड लीबिया। मोस्टली सारी क्या है, ये साउथ अफ्रीकन नेशंस हैं ये। तो साथ ही साथ हमें कुछ अपॉइंटमेंट्स और देखनी है। इसमें आप ये याद रखना कि जो तालिबान का जो है, रशिया जो है पहली कंट्री बनी है जिसने तालिबान को ऑफिशियली जो है तालिबान को रिकॉग्नाइज़ किया है, तालिबान गवर्नमेंट को अफगानिस्तान में। दूसरा, पैलेस्टाइन में जो है कुछ आपका फिलाडेल्फिया रूट जिसको बफर जोन बोलते हैं, और गिडिगॉन चैरियट्स ऑपरेशंस को वो दिया है। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स के बारे में। अब सबसे पहले आपका जो है कश्यप काश पटेल, ये जो है फर्स्ट इंडियन ओरिजिन के जो है पर्सन जो है जो डायरेक्टर बने हैं यूएस की एफबीआई के। और दूसरा, सुशीला कार्की जो है नेपाल की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है। और आपका नेतुम्बो नंदी डेटवा, सॉरी इफ आई हैव प्रोनाउंस इट रॉन्ग। ठीक है, तो इनको जो है नाम्बिया की फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट बनाया गया है। ठीक है, नाउ अब हम कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स भी देख लेते हैं। मिसलेनियस टॉपिक्स में जैसे कि आपका जो लोकपाल है उसका एक न्यू लोगो बनकर आया है। उस लोगो का मोटो क्या है, एम्पावरिंग सिटीजन्स टू एक्सपोज करप्शन। दूसरा, आपका मोबाइल वोटिंग का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार इज़ अ फर्स्ट, जहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेट बनी है जहाँ पे मोबाइल वोटिंग को इंट्रोड्यूस किया है। फिर बात करते हैं, ऐसी तेलंगाना जो है वो फर्स्ट स्टेट बनी है जिसमें क्या किया है, सब कैटेगराइजेशन किया है शेड्यूल कास्ट को। कर्नाटका ने फर्स्ट स्टेट बनी है जिन्होंने बिल पास किया फॉर गिग वर्कर्स, जैसे कि आपको जोमेटो स्विगी वगैरह होते हैं, गिग वर्कर्स हैं, उनके लिए एक बिल पास किया। और सबसे इंपॉर्टेंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट है संविधान हत्या दिवस, तो ये कब ऑब्जर्व हुआ है, ऑन जून 25। ठीक है,
तो 25 जून को आपका संविधान हत्या दिवस है। फिर हम बात करते हैं एक वर्क मैनेजमेंट, इसमें एक पोर्टल लॉन्च हुआ है, उम्मीद पोर्टल। ये पोर्टल जो है बेसिकली क्या है, वर्क प्रॉपर्टीज़ को मैनेजमेंट करने के लिए और उनका कंप्यूटराइजेशन करने के लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पूछ सकते हैं। मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए बहुत ही शॉर्ट में। आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखना, और आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कॉमेंट करना, मैं इसका PDF आपसे शेयर करूँगी। मैंने बहुत ब्रीफ में आपको सारे ये कवर किए हैं, आपको बहुत कम टाइम लगेगा इसको पढ़ने में, और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल मीडिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, ऑस्ट्रेलिया ने सोशल मीडिया कंप्लीटली बैन कर दिया है फॉर द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 16। ये बहुत ही अच्छा स्टेप्स है, क्योंकि आजकल लोग बच्चे जो है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, तो बहुत सारी चीज़ों से उनका डिसइंटरेस्ट हो रहा है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं FDI पॉलिसी। हमारे जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें पहले सिर्फ 74% तक आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, जिसको अब जो है आप 100% अलाउड कर दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक इंडिया जस्टिस रिपोर्ट लॉन्च की थी 2025 की, जिसमें कर्नाटका को बेस्ट माना गया है पॉलिसी के लिए और उत्तर प्रदेश को लोवेस्ट में। अब हम बात करते हैं कुछ लीगल और रेगुलेटरी बॉडीज़ के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसमें ग्रे लिस्ट में नेपाल का और आपका लोअर पेरियार का नाम आया है, तो उनको ग्रे लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। फिर हम बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में, जिसने इशू करा है आपका अरेस्ट वारंट फॉर तालिबान लीडर हिब्बतुल्लाह के लिए। फिर हम एक दूसरी रिपोर्ट है हमारी, जिसको बोलते हैं ग्लोबल पैंडेमिक एग्रीमेंट, जिसने किसने लॉन्च किया है, ये WHO ने मई 2025 में किया है। तो ये भी आपको याद रखना कि ग्लोबल पैंडेमिक एग्रीमेंट किसने अडॉप्ट किया है, WHO ने एट द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में ऑन 20 मई 2025 को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नवरत्ना के बारे में। हमारे जो नवरत्ना स्टेटस ग्रांट करते हैं, हमारी जो है अब 14 महारत्ना हो गई हैं कंपनीज और 26 नवरत्ना कंपनी। तो इसमें 2 जो न्यू ऐड हुई है वो आपको पता होना चाहिए, वो है आपकी IRCTC, ठीक है, और दूसरा आपका IRFC। IRCTC तो आपको सबको पता होगा, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, और IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो इनको किसने ग्रांट किया है, ये डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। इन्होंने किया है जो PSUs है, जिसको इनको फिर ग्रेटर ऑटोनॉमी मिल जाती है, मतलब 10,000 करोड़, मतलब 1,000 करोड़ तक का आपको ग्रांट मिल जाती है विदाउट फाइनेंस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। नेक्स्ट बात करते हैं हम लीड्स के बारे में। लीड्स क्या है, बेसिकली आपका लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। तो ये किसने रिलीज़ किया, लीड्स की रिपोर्ट जो है ये आपकी DPIIT में, ये किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसको प्रमोट करेंगे, और आपकी जो लॉजिस्टिक्स हैं, आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में जब जो बिजनेस करना होता है, आपको अपने जो लॉजिस्टिक्स ट्रांसफर्स करने होते हैं, तो उसमें एफिकेसी में इंप्रूवमेंट होती है। तो इसमें जो अचीवर स्टेट्स हैं, इनके नाम आप ज़रूर याद रखना, कौन कौन से, उत्तराखंड, हरियाणा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, इनको अचीवर्स में डाला गया है। फिर बात करते हैं एक न्यू इंडेक्स है, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। इसमें जो है आपका गुजरात और तेलंगाना जो है वो फ्रंट रनर्स हैं। ठीक है, ये याद रखना कौन है, इसमें पूछ सकते हैं कौन है, गुजरात एंड तेलंगाना जो है आपके फ्रंट रनर्स है। ये किस लिए है, ताकि जो आपकी जो पंचायत है उसकी जो है उसमें भी SDG, आपके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उनको प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं, आपका जो है अवार्ड मिला है, किसको अवार्ड मिला है, आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को जो है अवार्ड मिला है। किसने दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने। ठीक है, तो ये याद रखना उनको किस चीज़ के लिए मिला है, रोल ऑफ पब्लिक बैंक इन फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। फिर हम कुछ इन्वायरमेंटल गवर्नेंस के बारे में बात करते हैं। तो आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन मैनेजमेंट ऑफ कंटामिनेटेड साइट रूल्स 2025 आया है, जुलाई 24 में इसको जो है रिलीज़ किया गया है। इससे क्या करना है आपको, कि आपको जो भी साइट्स आपको आइडेंटिफाई करनी है, एक से करना है, और जो कि कंटामिनेटेड हो रखी है बाय हैजार्डियस वेस्ट, मतलब जो केमिकल्स वगैरह से जो साइट्स जो है वो बहुत ही बुरा हाल है, जो बहुत ही हार्मफुल केमिकल से जो इफेक्टेड है, कंटामिनेटेड है, उनको आइडेंटिफाई करना है और उनको ठीक करना है, उनके लिए रेमेडीज़ प्रोवाइड करानी है। तो ये इसके लिए बनाया गया है। तो इससे क्या होगा, इसका मतलब हमने ऑपरेशनलाइज करना है पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल को। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जो है जो पॉल्यूटर्स हैं आपके अनट्रेसेबल है सेंटर और स्टेट में, तो उसको एक क्लीन अप कॉस्ट जो है वो शेयर की जाएगी कि आप अपने चीज़ों को क्लीन कीजिए। ठीक है, तो इससे हमारा इसमें, और आपको इसके लिए आपको जो है BNSS से लिंक भी कर दिया, फिर उसके अकॉर्डिंगली जो BNSS की जो पेनल्टीज है वो भी उसके ऊपर लगेगी। और साथ ही इसमें कौन सा आर्टिकल इसको कंट्रोल करता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 48A, जिसमें स्टेट की ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट कर एनवायरमेंट की, और आर्टिकल 51A जिसमें सिटीजन्स की ड्यूटी है अपने उसको एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करें।
ठीक है। अब हम बात करते हैं नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी एनडीए फॉर आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 ये कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है, आर्टिकल 6 ये पेरिस एग्रीमेंट का है, जो कि इंटरनेशनल कार्बन ट्रेडिंग के बारे में बात करता है। तो इसमें बेसिकली हम जानते हैं क्या हुआ था। इसमें क्या है, एक इंटर मिनिस्ट्रियल अथॉरिटी होती है बॉडी, जिसको चेयर कौन करता है, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को, और ये क्या करना है, इंडियन कार्बन मार्केट को ओवरसी करेगा, और उसमें उसमें आर्टिकल 6 जो आपका है, ताकि वो चीज़ें को अप्रूव कर सके, ऑब्जेक्ट्स को अप्रूव कर सके, जो कि आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट में दिया गया है। तो आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट क्या कहता है, इंटरनेशनल कार्बन ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं। हमें कार्बन को रिड्यूस करना है ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग और बाकी सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकें। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल गवर्नेंस पॉलिसी के बारे में, जिसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट है खेलो भारत नीति के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी है। तो इसमें बेसिकली आपको इंडिया को टॉप नेशन में लेके आना है 2036 तक। 2036 में जो है आपके ओलंपिक्स होने हैं, ताकि इंडिया इसमें टॉप नेशन आ सके। तो इसके लिए बहुत सारी लेजिस्लेचर बैकिंग भी की गई है, जिसमें आपका नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल लेकर आए हैं 2025 का, जिसमें मैंडेट किया कि सिंगल नेशनल ओलंपिक कमेटी को, ठीक है, एंड नेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अलाइनमेंट विद द ओलंपिक चार्टर। अब बात करते हैं अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सागर में सम्मान पॉलिसी, मतलब एसएमएस की पॉलिसी है, सागर में सम्मान पॉलिसी। इसको जो है 2 मई 2019 में 2025 को लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है, आपसे ये पूछ सकते हैं। मिनिस्ट्री का नाम अक्सर पूछ लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। इसमें क्या है, जेंडर इंक्लूसिव पॉलिसी है, जिसमें 20% फीमेल को रिप्रेजेंटेशन देना है इन मैरीटाइम रोल्स बाय 2030 तक, ठीक है। फिर इसमें बीच बीच में आपका जो है जेंडर ऑडिट भी होगा कि हाँ कितनी फीमेल्स को दिया नहीं दिया, ये सारा इसमें आएगा। तो आपको ये याद रखना है सागर में सम्मान कौन सी, आपको बेसिकली इसमें मिनिस्ट्री याद करना है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये आपका एक क्विक टेबल है जो मैंने उसके लिए बनाया है। ये मैं आपको उसका पीडीएफ शेयर कर दूंगी। आपको जितना भी मैंने पढ़ाया है, मैंने इसको एक टेबल की फॉर्मूलेट में सिर्फ 3 पेजेस में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो आप इसको एक बार ज़रूर देखिएगा। और सेकेंडली मैं इसकी एक आपको जितना भी मैंने आज को पढ़ाया है, इसका मैं एक MCQ सेशन लेकर आऊँगी। अगर आपको उसका MCQ सेशन ज्वाइन करना है तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स। तो उस MCQ बॉक्स की वो 15 मिनट की वीडियो होंगी, उसमें मैं पूरा का पूरा आपको इसको रिविजन करा दूँगी, क्विक रिविजन। तो डू लेट मी नो। थैंक यू।